नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डेली बॉय इन यूके और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपको यूके आने से पहले क्या सामान पैक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ों की और यहाँ पर जो मौसम रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो आपको ज़्यादातर गर्म कपड़ों की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर बारिशें भी काफ़ी होती हैं, तो आपको ऐसे कपड़े लाने चाहिए जो कि बारिश में आसानी से भीगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैकेट्स उस मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो पानी में आसानी से भीगता या गीला नहीं होता है। तो वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट रखेगा बारिशों के दिनों में। और शूज़ भी आपको ऐसे ही देखने चाहिए जो कि बारिश और पानी में आसानी से गीले ना हो, ताकि आप अगर जब भी घर से बाहर निकले तो आप पूरे प्रोटेक्टेड रहें। आप चाहें तो कपड़े इंडिया से भी खरीद सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बजट पर हैं और यहाँ से भी कपड़े खरीदना चाहें तो यूके से भी आप कपड़े खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बजट पर हैं तो आप जा सकते हैं प्राइमार्क या फिर कुछ इसी जैसे और स्टोर्स में, जहाँ पे आपको अच्छी खासी जैकेट 20-30 पाउंड की, मतलब इंडिया के हिसाब से 2-3 हज़ार की जैकेट मिल जाएगी। शूज़ भी आपको 20-30 पाउंड 2-3 हज़ार के मिल जाएँगे। तो अगर आप प्रेफ़र करते हैं कि ब्रांडेड कपड़े लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली इंडिया के हिसाब से सेम रेट या इंडिया के हिसाब से थोड़े से महँगे आपको पड़ सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर अगर आपके पास लगेज काफ़ी कम है और यहाँ पर आने के बाद कपड़े खरीद सकते हैं प्राइमार्क जैसे स्टोर से, और वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 20-30 पाउंड में अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे खाने के सामान की। अब ये डिपेंड करता है कि आप यूके में कहाँ पे रहने वाले हैं और क्या उस एरिया में आपको इंडियन ग्रोसरीज़, इंडियन सामान क्या वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है या नहीं। बट अगर आप पहली बार यूके आ रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है यहाँ का, तो आप ला सकते हैं अपने साथ इंडियन मसाले, चावल, दाल, आटा, सब कुछ आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगले 10 से 15-20 दिन का राशन आप अपने बैग, सूटकेस में डालकर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे कहने को तो कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें या कुछ-कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, बट चेकिंग नहीं होती है और हो भी जाए तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ खाने की चीज़ें ही हैं। तो आप परफेक्टली खाने-पीने का सामान लेके आ सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो ये है कि अगर आप रेडी टू ईट पैक्स लेके आ सकते हैं, जैसे कि हल्दीराम के एमटीआर के ये रेडी टू ईट पैक्स जो हैं काफ़ी इनकी लंबी वैलिडिटी होती है, तो ये आप इनको बाद में भी कंज़्यूम कर सकते हैं अगर इन केस ये बच भी जाते हैं तो। जैसे कि मैं पिछली बार अभी आया था तो मैं काफ़ी सारे रेडी टू ईट पैक्स लेके आया था और मैं उनको तब कंज़्यूम करता हूँ जब मेरे को खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है या फिर मुझे खाना बनाने का मन नहीं होता है। तो उस केस में आप रेडी टू ईट पैक्स भी लेके आ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ लैंड करते हैं, एक्सप्लोर करें अपने आस-पास के एरिया को, और हो सके तो इंडिया में बैठ के ही आप चेक कर सकते हैं ये आप जहाँ यूके में रहने वाले हैं वहाँ पर आस-पास इंडियन स्टोर्स कहाँ हैं और उन पर क्या-क्या सामान अवेलेबल है। तो आपको एक फ़ेयर आइडिया मिल जाएगा कि कौन-कौन सा सामान आपको यहाँ लेके आना चाहिए, कौन-सा सामान नहीं लेके आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप खाने के बर्तन भी चाहें तो साथ में लेके आ सकते हैं, बट इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि बर्तन जो है इंडक्शन फ्रेंडली हों और या इंडक्शन वाले ही हों, क्योंकि इंडक्शन वाला जो होता है वो दोनों गैस पे भी वो चल जाता है और इंडक्शन पे भी चल जाता है। तो मोस्टली जैसे यहाँ पर हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको जो घर मिले उसके अंदर गैस ना हो और इंडक्शन वाला अगर कुकर हो, तो उस केस में अगर आप बर्तन लाने की नहीं सोच रहे तो आप परफेक्टली लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे बर्तन इंडिया से ही लाया था और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बर्तन खरीद सकते हैं। तो आपके पास अगेन दोनों चॉइस है। अगर अगर आपको बर्तन भी खरीदने हैं तो आप सुपर स्टोर्स जैसे टेस्को, आज़दा, अल्डी, लिडल, लिडल या ऑल्डी में अगर आप ट्राई करें तो आपको हो सकता है कंपैरेटिवली दूसरे स्टोर के मुकाबले आपको थोड़े सस्ते बर्तन या यूटेंसिल्स वहाँ पर मिल जाएँ। तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों का काफ़ी ख़्याल रखिएगा कि आप आने से पहले अपनी थोड़ी रिसर्च कीजिए और क्या सामान यहाँ पर मिल रहा है और क्या उसका रेट है कंपैरेटिवली, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में।
और क्या उस सामान को इंडिया से लाने की असल वर्थ रखती है कि उसको यहाँ यूके तक लाया जाए? क्योंकि हो सकता है वही सामान अगर आपको इंडिया में 2000 का मिल रहा है और अगर यहाँ पे 3000 का मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस सामान को आप इंडिया से यहाँ लेकर आएँ। अनटिल अनलेस कि वो बिल्कुल यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है सामान, या मिलना बहुत मुश्किल है, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से वो सामान नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, और मैंने एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि यूके में 2025 में कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप फैमिली हैं 2+1 की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकती है ऑन एन एवरेज। ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, हर फैमिली टू फैमिली चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर इंसान की कंजम्पशन अलग होती है। तो बट या अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का कुछ आइडिया चाहिए तो डेफिनेटली आप वो वीडियो जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आमतौर पर जो मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस की है कि डे टू डे लाइफ़स्टाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो यूके में थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो चीज़ें जैसे कि पावर बैंक, ट्रैवल अडैप्टर, या फिर मोबाइल चार्जिंग केबल्स, या फिर एलईडी बल्ब्स भी आप ला सकते हैं। और छोटे-मोटे जो भी गैजेट्स होते हैं जो कि आप इंडिया में यूज़ करते हैं, वो कंपैरेटिवली आपको यहाँ महँगे मिल सकते हैं। तो हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया से ही ले आएँ, और इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बैटरी है, सेल है, तो वो चेक इन बैग में, बड़े वाला जो सूटकेस होता है उसमें नहीं जाएगा। वो सामान, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको अपने हैंड बैग में लेके कैरी करने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम विद बैटरीज़ जैसे कि पावर बैंक अगर आपने सूटकेस में डाल दिया, तो हो सकता है एयरपोर्ट पे ही आपका जो बैग है निकाल दिया जाए वहीं पर, और वो यूके तक आ भी ना पाए। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवल एडेप्टर ना लेना भूलिएगा। इंडिया में अगेन सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्लग यूज़ होता है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूके। और मैंने जो चीज़ देखी है, ट्रैवल एडेप्टर 1 पाउंड से शुरू होके 3, 4, 5 पाउंड तक भी जाते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग स्टोर पे डिपेंड करता है, बट 1.5 पाउंड आज का ऑन एन एवरेज रेट है। इससे ऊपर या 1.5 पाउंड का एटलीस्ट आपको ट्रैवल एडेप्टर मिलेगा। यही इंडिया में अगर आप लेने जाएँगे तो मल्टीपल ट्रैवल एडेप्टर्स लेंगे अपने फ़ोन के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, तो आपको 50-60 रुपए का एक मिल सकता है ट्रैवल एडेप्टर। और एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड मैंने देखी है, बहुत सी वीडियोज़ मैंने देखी थी जब मैं यूके आ रहा था, तो बट किसी ने भी उस चीज़ के ऊपर उतनी बात नहीं की थी, और वो है प्रिंटर। आप यूके आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स पे अपना रिज़्यूमे या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हो अपनी जॉब के रिलेटेड। तो शुरुआत में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, और मैं सोच रहा था कि प्रिंटर काफ़ी महँगा होगा यहाँ पर, और सब कुछ सारी चीज़ें महँगी होंगी, तो क्यों ना उसको मैं कहीं बाहर से करवाने जाऊँ और बाहर से प्रिंट आउट निकलवा लूँ या बाहर से स्कैन करा लूँ। बट ये जब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी तो मुझे पता चला कि प्रिंटर यहाँ पर मतलब काफ़ी सस्ता है, मतलब काफ़ी सस्ता यूके के हिसाब से सस्ता है। जैसे मैंने एक प्रिंटर लिया था, मुझे 45 पाउंड्स का कैनन का MG3650S, ये प्रिंटर है विद इंक, कलर एंड ब्लैक इंक के साथ 45 पाउंड में ये प्रिंटर मिल गया था। और फिर जो मेरा नेक्स्ट चैलेंज था वो था पेपर लेने का, तो पेपर का पैक मुझे 500 शीट्स का मुझे मिल गया था 5 पाउंड का। तो प्रिंटर की वजह से मेरी काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई थी। लाइक 50 पाउंड में मेरे पास एक वर्किंग नया प्रिंटर था, जिस विद पेपर्स, जिसके थ्रू मैं अपने पे डॉक्यूमेंट स्कैन और प्रिंट आउट निकाल पाता था, और मुझे दूर-दूर तक किसी शॉप पे नहीं जाना पड़ता था प्रिंट आउट्स निकलवाने के लिए। और शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि तब आपके पास कन्वेंस नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है आपको कहाँ जाना है, और आपको ये भी नहीं पता कि कितनी दूर वो शॉप अवेलेबल होगी, जहाँ से आप प्रिंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये एक बोनस टिप है, जो शायद मैंने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी वीडियो में तो नहीं देखी है। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल और मेडिकल और मिसलेनियस आइटम्स के बारे में।
मैं तो यही कहूँगा कि आप मेडिसिन्स इंडिया से लेके आएँ और मेक श्योर कि उनकी जो एक्सपायरी है वो काफ़ी लंबी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको जीपी के पास जाना पड़ता है, और जीपी जनरल प्रैक्टिस, और वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, और हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट मिले 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद, और तब तक शायद आप खुद ही ठीक हो जाएँ। तो मेडिकल सिस्टम में यहाँ पर एक ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर आप दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन, पैरासिटामोल, डोलो, ये सब छोटी-मोटी जो दवाइयाँ होती हैं, वो अगर अपने साथ लेके आते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उनकी एक्सपायरी दूर तक है, काफ़ी लंबी है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इन केस आप बीमार पड़ते हैं तो। अ, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एंटीबायोटिक्स भी लाना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह है तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अपने एंटीबायोटिक्स लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगी, और इनफैक्ट मेरे नोन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, हमने इंडिया के डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मंगा ली थी, बट केमिस्ट वालों ने उस चीज़ को नहीं माना और हमें एंटीबायोटिक्स नहीं दिए थे। तो अगेन ये डिपेंड करता है केमिस्ट के ऊपर। जहाँ हम गए थे, जहाँ उस टाइम पे हम जहाँ थे वो छोटी जगह थी, तो इसलिए वो हो सकता है उन्होंने शायद हमें इसी वजह से मना कर दिया हो। बट हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वो ये रहा कि एंटीबायोटिक्स तो आपको मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और मिसलेनियस आइटम्स में जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हो सके तो वहीं से ही अपनी फ़ोटोकॉपीज़ इंडिया से या अपने देश से ही अपनी फ़ोटोकॉपीज़ करा के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि प्रिंटर शुरुआत में लेना हो सकता है थोड़ा मुश्किल, या फिर हो सकता है आप अभी तक सेटल ही नहीं हुए और उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस केस में आप जो डॉक्यूमेंट इंडिया से लाए हैं, अपने देश से लाए हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, और हो सके तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहीं से क्लिक करा के लाएँ, क्योंकि अगेन यहाँ पर अगर आप ये सब काम करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या सामान पैक करना है और क्या सामान पैक नहीं करना है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि चलिए अब आपका सामान पैक हो गया है और वो दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और आज आपकी फ़्लाइट है। आप यूके में आ तो गए, लेकिन अब यहाँ से जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाना है, तो उसका क्या? तो अगेन ये भी एक चीज़ है जो मैंने देखा है काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ देखा है कि मिसिंग थी। बट हाँ, इस बारे में बात ज़रूर करेंगे और एक आपको ब्रीफ आइडिया दूँगा। तो जब आप पैकिंग कर ही रहे हैं, अपने देश में हैं, तो वहीं से ही देखिए कि आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है, वहाँ से आपकी जो एक्चुअल डेस्टिनेशन जो सिटी है वहाँ वो कितनी दूर है। तो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अपना, और मैं रहता हूँ वुल्वरहैम्पटन में, और जो एयरपोर्ट है वो है लंदन हीथ्रो। तो अगर मुझे आना होगा हीथ्रो से यहाँ तक वुल्वरहैम्पटन तक, तो मैं क्या ऑप्शंस देख सकता हूँ? तो सबसे पहले हम मोस्ट ईज़ी एंड कन्वीनिएंट तरीका देखते हैं, जो कि हो सकता है कैब का। तो मैं कैब बुक कर सकता हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज़ हैं, टैक्सी सर्विसेज़ हैं जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उनको आप फ्लाइट नंबर बता सकते हो, और अप्रॉक्सिमेटली अपना अराइवल टाइम बता सकते हो। अराइवल टाइम मैं कहूँगा, अगर आपका जैसे मान लीजिए फ़्लाइट रात के 8 बजे लैंड हो रही है, तो आप उनको जो टाइम दीजिएगा, डेढ़ 2 घंटे का तो एटलीस्ट डिफ़रेंस रखिएगा ही, क्योंकि डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन में कितना टाइम लग जाए। हो सकता है इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है बिल्कुल टाइम ना लगे, तो बट मैं कहता हूँ कि 1 डेढ़ घंटे का डिफ़रेंस होना ही चाहिए फ्लाइट लैंड होने के टाइम के बाद। ऑब्वियसली आप अपना फ्लाइट नंबर भी शेयर करते ही हैं टैक्सी वालों से, तो वो भी नज़र रखते हैं कि इन केस कहीं फ्लाइट लेट तो नहीं है। तो ये था पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ले सकता हूँ नेशनल एक्सप्रेस बस सर्विस। ये अगेन मुझे, अगर मैं नेशनल एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर देखूँ, तो मुझे 25 से 30 पाउंड में मुझे एक वन साइडेड टिकट मिल जाएगी फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू वुल्वरहैम्पटन। एक चीज़ है इसके अंदर कि अगर मुझे एयरपोर्ट से डिपेंड करता है मैं कौन से टर्मिनल पर हूँ, तो
टर्मिनल से मुझे बस स्टेशन तक थोड़ा चलना पड़ सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है आधा किलोमीटर के करीब लगेज के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो, बट अगेन डिपेंड करेगा कि आप कौन से टर्मिनल पे उतरते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप ट्रेन भी ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको अंडरग्राउंड ट्यूब लेनी पड़ेगी और वहाँ से आपको एक बड़े रेलवे स्टेशन जाना होगा और वहाँ से आप ट्रेन पकड़कर वुल्वरहैम्पटन आ सकते हैं। अब इन 2 मेथड्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फ्लाइट जब लैंड होती है उसके 1.5-2 घंटे बाद क्या कोई बस या ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। अब हो सकता है कि अगर आप लेट नाइट लैंड कर रहे हैं तो हो सकता है बस मिलने के चांसेस फिर भी शायद रहेंगे, क्योंकि बर्मिंघम एक सिटी है जो कि वुल्वरहैम्पटन के पास काफ़ी बड़ी सिटी है, वो कि सेकंड बिगेस्ट सिटी है। तो ये हो सकता है बर्मिंघम के लिए आपको बस मिल जाए। और सेम चीज़ अप्लाई होती है वो ट्रेन्स के ऊपर भी। तो आपको ये चीज़ भी पहले से ही फ़िगर आउट करनी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कि आप कब लैंड कर रहे हैं और क्या उस टाइम पीरियड के आस-पास बस या फिर ट्रेन अवेलेबल है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अगर होऊँगा तो मैं बस ही प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा अगर मेरे पास काफ़ी सारा सामान है तो पहले मुझे अंडरग्राउंड में उसको लेके और फिर वहाँ से मुझे ट्रेन स्टेशन पे जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया यही रहेगा मेरे लिए कि मैं डायरेक्ट कोच स्टेशन पे, जिसको बस स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पर जाऊँ और वहाँ से सीधा बस में बैठूँ। बस थोड़ा टाइम लेती है, ट्रेन आपको 2 से ढाई घंटे में पहुँचा देगी, बस आपको 4 घंटे लेगी, तो 1.5-2 घंटे का फ़र्क आपका बस और ट्रेन में तो रहेगा ही रहेगा। तो अगेन ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ लंदन हीथ्रो से वुल्वरहैम्पटन तक का, अगेन आपकी डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अ, ट्रेन का प्राइस भी आपको 20, 30, 40 पाउंड्स पड़ सकता है वन साइड। डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी टिकट बुक कराते हैं। ये लॉजिक अप्लाई होता है ट्रेन और बस दोनों पे। तो बस की टिकट आपको 20, 15 पाउंड्स, 20 पाउंड, 30 पाउंड्स ऐसे के बीच में मिल जाएगी। ट्रेन की टिकट भी अप्रॉक्सिमेटली इसी रेट में या इससे थोड़े और रेट में आपको मिल जाएगी। लेकिन टैक्सी, अगर आप कैब टैक्सी बुक कराते हैं तो मान के चलिए अप्रॉक्सिमेटली 300 पाउंड, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की टैक्सी बुक करा रहे हैं। अगर छोटी टैक्सी है तो 200 250 पाउंड में भी मिल जाएगी। और अगर आप काफ़ी लगेज है आपके साथ, 5, 6, 7, 8 काफ़ी बड़े लगेजेस हैं और 2 या 3 लोग हैं, तो उस केस में आपको बड़ी टैक्सी करानी पड़ेगी। तो वो टैक्सी हो सकती है 300 से साढ़े 300 पाउंड के बीच में, वन साइडेड। इस चीज़ का काफ़ी ख़्याल रखिएगा और अपनी रिसर्च करके ज़रूर आइएगा इस बारे में। तो अगर आपके कोई और क्वेश्चन्स हैं रिलेटेड टू क्या आपको सामान पैक करना चाहिए और कैसे आप यहाँ पर आते हैं, तो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर कुछ भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मैं ज़रूर ही उनका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं वही क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे और मुझे यहाँ पर रहते हुए अब 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पर सेटल इन हो चुका हूँ, तो मुझे अब यहाँ के काफ़ी सारे इन्स एंड आउट पता है। तो अगर आपके दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है उसको मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को काफ़ी एंगेजिंग मान सकती है और हो सकता है ये वीडियो काफ़ी और लोगों तक पहुँच सके जो कि आपके जैसे सेम कंडीशन में हैं।